हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, हमारे देश में मनुष्य का जनसंख्या कितना तेज़ गति से बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है, उसका क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ये सब हम लोग अभी तक में समझ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या फिर बर्थ कंट्रोल मेथड, यानी कि गर्भ निरोध या गर्भ निरोधक विधि या फिर जन्म नियंत्रण की विधि। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से मनुष्य में सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद भी मनुष्य गर्भ धारण की संभावना से बच सकता है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी होगा लेकिन कि बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसके लिए दो वीडियो बनेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का पार्ट 1 वीडियो है और इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर बन जाएगा, इसलिए हम इसको दो पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग को पहले कुछ वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा। हम यहाँ पर कुछ इमेज देख रहे हैं, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बनावट हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा बोलते हैं कि ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस में बनता है स्पर्म, और जब वो टेस्टिस का स्पर्म बॉडी से बाहर आएगा तो रास्ते में कुछ ग्लैंड्स है जिससे सेमिनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड स्पर्म में जाकर के मिल जाएगा। तो जब स्पर्म के साथ सेमिनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड मिक्स हो जाता है तो दोनों को एक साथ मिला करके हम कहते हैं सीमेन। और जब मेल के पेनिस के यूरिथ्रल ऑरिफिस से स्पर्म बाहर आएगा तो वह एक्चुअल में सीमेन के रूप में बाहर आता है। कॉपुलेशन के दौरान जब मेल का पेनिस फीमेल की वजीना में पहुंचता है तो हम इस घटना को कहते हैं कॉपुलेशन। कॉपुलेशन जब होगा तो सीमेन का डिस्चार्ज वजीना में हो जाएगा, फीमेल की वजीना में हो जाएगा, और वजीना से स्पर्म धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब की ओर जाएगा। ये ओवरी है तो ओवरी में बनेगा ओवम, और ओवम भी निकल करके जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ करेगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म ओवम में प्रवेश कर जाएगा। इस घटना को हम कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बनता है जायगोट। धीरे धीरे जायगोट खिसकने लगेगा यूट्रस की ओर। इस दौरान जायगोट में डिवीजन भी होगा तो एम्ब्रायो बनेगा, और जब ये एम्ब्रायो यूटेरिन कैविटी में आता है तो एक एम्ब्रायो जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ये बहुत सारा अवस्था होता है, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का बहुत सारा अवस्था होता है। जैसे पहले मोरुला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो जब ब्लास्टोसिस्ट के रूप में एम्ब्रायो रहता है तो वह ब्लास्टोसिस्ट वाला एम्ब्रायो इंडोमेट्रियम में जाकर के धंस जाएगा, इंडोमेट्रियम जाकर के अटैच हो जाता है। इंडोमेट्रियम क्या है, तो यूट्रस का जो इंटरनल वॉल होता है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, उसी में जाकर के चिपक जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। हम इस घटना को कह देते हैं इम्प्लांटेशन, और जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा गर्भ धारण हो गया, प्रेगनेंसी रुक गया। ठीक है, अब से लेकर के 9 महीना तक उस एम्ब्रायो का होगा डेवलपमेंट, यानी कि माँ के पेट में बच्चे का डेवलपमेंट होगा। 9 महीना के बाद बच्चे का जन्म हो जाएगा। ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। अभी हमारे पास कुछ कुछ वर्ड है, इस वर्ड के मीनिंग को समझ लेते हैं। पहला है सीमेन। ये सीमेन है क्या, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा दोनों को एक साथ मिला करके कहते हैं सीमेन। यानी कि टेस्टिस में बना हुआ जब स्पर्म बॉडी से बाहर आएगा तो रास्ते में एक लिक्विड मिल जाएगा, यानी कि स्पर्म के साथ में सेमिनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड मिक्स हो जाता है, तो दोनों को मिला करके कहते हैं सीमेन। फिर है ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन क्या है, हम जानते हैं कि ये है ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये है ओवरी, और ओवरी से प्रत्येक मंथ या फिर हम कहते हैं कि प्रत्येक 28 दिनों के बाद बदल बदल करके, 2 ओवरी है तो हर मंथ बदल बदल करके, इस मंथ यदि इस ओवरी से एक ओवम रिलीज हुआ तो नेक्स्ट मंथ उस ओवरी से ओवम रिलीज होगा, फिर नेक्स्ट मंथ इस ओवरी से। कभी कभी ऐसा होता है कि कई महीने तक किसी एक ही ओवरी से हर बार ओवम का मतलब रिलीज होते रहता है, लेकिन ज़्यादा करके प्रायः क्या होता है बदल बदल करके। तो
इस ओवरी से अगर ओवम बाहर निकला और फेलोपियन ट्यूब में गया, हम इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन, यानी कि ओवरी से ओवम का निकलना ही कहलाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन समझ में आया। इसके बाद है इजेक्यूलेशन। जब मेल के पेनिस से जब सीमेन बाहर आता है, जब मेल के पेनिस के यूरिथ्रल ऑरिफिस से सीमेन जैसे बाहर निकलेगा, हम इसी क्रिया को कह देते हैं इजेक्यूलेशन, यानी कि सीमेन का पेनिस से बाहर निकलना ही क्या कहला गया, इजेक्यूलेशन। इसके बाद है कॉपुलेशन या क्वाइटस या फिर है इंटरकोर्स। इसका क्या मतलब है, जब मेल का ये पेनिस फीमेल की वजीना में ट्रांसफर करेगा, मतलब जाएगा, जब मेल का पेनिस फीमेल के वजीना में पहुंचेगा, हम इसी क्रिया को कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं कॉपुलेशन या क्वाइटस, या फिर इसी को कहते हैं इंटरकोर्स, या फिर हम इसी को कहते हैं सेक्स करना। ठीक है। अब उसके बाद वर्ड है इंसेमिनेशन। जब कॉपुलेशन होगा, यानी कि मेल का ये पेनिस फीमेल के वजीना में पहुंचेगा, तो जब वजीना के अंदर सीमेन डिस्चार्ज हो जाए, जब वजीना के अंदर में सीमेन निकल जाए, हम इसको कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है सीमेन का फीमेल की वजीना में डिस्चार्ज होना। सीमेन का फीमेल की वजीना में डिस्चार्ज होना कहलाता है इंसेमिनेशन। इजेक्यूलेशन का मतलब होता है मेल के पेनिस से सीमेन का बाहर निकलना, वो कहला गया इजेक्यूलेशन। लेकिन जब इजेक्यूलेशन फीमेल के वजीना के अंदर होता है, तो हम इसको कह देते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या है, तो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन की क्रिया को कह देंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फिर है इम्प्लांटेशन। जैसे बोले ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जायगोट, जायगोट से बनता है इम्ब्रायो, तो वह इम्ब्रायो जब ब्लास्टोसिस्ट के रूप में रहेगा, वह इंडोमेट्रियम से जाकर के चिपक जाएगा, और इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, मतलब गर्भधारण हो गया, अब 9 महीना तक बच्चे का डेवलपमेंट होगा, और 9 महीना के बाद बच्चे का हो जाएगा जन्म। तो क्या ये सभी वर्ड समझ में आया? सीमेन क्या है, ओव्यूलेशन, इजेक्यूलेशन, कॉपुलेशन, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, क्या ये सभी वर्ड समझ में आया? इन सारे वर्ड का आगे यूज होगा। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या बर्थ कंट्रोल मेथड्स, या हम इसी को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या बर्थ कंट्रोल मेथड्स, या फिर इसी को बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्शन। हिंदी में बोलेंगे गर्भ निरोधक विधि या फिर जन्म नियंत्रण विधि या फिर गर्भ निरोध। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना है। बहुत जानकारी वाला आज ये टॉपिक आया है, और जितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से होता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह टॉपिक हमारे जीवन के लिए है। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे बॉडी में जो सब घटना घटता है, जो हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं घटती है, उसके बारे में, हमारे शरीर में जो भी घटनाएं घटती है, इसका सही नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये टॉपिक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट हों या फिर कोई टीचर हों या फिर स्टूडेंट हों, कोई भी है, सब के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जानकारी से भरा हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो अभी 12 का स्टूडेंट है वो ही देखेगा, सब कोई देख सकता है। आप पेरेंट हैं, आप कोई टीचर हैं, आप जॉब करते हैं, आप कोई भी हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, गर्भ निरोधक विधि या फिर जन्म नियंत्रण विधि। जैसे किसी की शादी होती है, अब शादी हुई तो अब उसको 2 साल या 3 साल तक बच्चा नहीं चाहिए। शादी के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी तो होना है, तो अब उसको 2-3 साल तक बच्चा नहीं, या फिर 5 साल तक बच्चा नहीं, या फिर कुछ समय तक उसको बच्चा नहीं चाहिए। तो कुछ विधि है जिसका अगर यूज किया जाए कपल्स के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा, कुछ विधि ऐसा है जिसका अगर यूज किया जाए तो उस विधि का यूज करने से कॉपुलेशन तो होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन कि गर्भधारण की संभावना से वो बच सकता है, यानी कि बच्चे का जन्म कुछ समय के लिए
या हमेशा के लिए नियंत्रित हो सकता है। जैसा इच्छा, अगर किसी का फैमिली पूरा हो गया, किसी को 2 बच्चा हो गया, अब आगे बच्चा कभी भी नहीं चाहिए, तो वह ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर सकता है जो कि सब दिन के लिए कारगर रहेगा, ठीक है। या फिर किसी को 1 या 2-3 साल के लिए बच्चा नहीं चाहिए, तो उसके लिए कुछ अलग अलग विधि होता है। तो हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक पढ़ने वाले हैं जिसका अगर यूज किया जाए तो उसके यूज से सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद भी बच्चे का जन्म नहीं होगा, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। तो हम ऐसे विधि को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, ये होता है 2 प्रकार का। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं टेम्पररी मेथड, ठीक है, और एक को कहते हैं परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड का यूज तब किया जाता है जब किसी को कुछ समय के लिए संतान नहीं चाहिए और कुछ समय के बाद संतान यदि चाहिए तो उसके लिए टेम्पररी मेथड उपयुक्त होता है। यानी कि शादी के बाद यदि किसी को 2-4 साल तक बच्चा नहीं चाहिए तो उसके लिए टेम्पररी मेथड यूज किया जाएगा। और अगर किसी का परिवार पूरा हो गया, 2 या जितना भी बच्चा चाहिए वो बच्चा पूरा हो गया, अब आगे उसको कोई बच्चा नहीं चाहिए, तो वह परमानेंट मेथड का यूज कर सकता है। अब ये जो टेम्पररी मेथड है, इसे बांट दिया गया है 3 भाग में। टेम्पररी मेथड को बांट दिया गया है 3 भाग में। हम इसको बोल दिए A नंबर, इसको बोल दिए B नंबर। और टेम्पररी मेथड में जो 3 पार्ट है, 3 टाइप है। एक को हम कहते हैं नेचुरल मेथड, दूसरे को कहते हैं बैरियर मेथड, और तीसरा है केमिकल मेथड। और परमानेंट मेथड जो है इसको हम कह देते हैं, जिसका नंबर कर देते हैं 4, इसको कहते हैं सर्जिकल मेथड। तो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गया टोटल 4, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। इसमें से शुरू का जो 3 है यह टेम्पररी मेथड कहलाता है, यानी कि जब तक विधि का यूज किया जाएगा तब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा, और जैसे विधि का यूज करना बंद कर देंगे तो फिर संतान हो जाएगा। और एक है सर्जिकल मेथड, ये परमानेंट मेथड कहलाता है, यानी कि एक बार यदि विधि का यूज कर लिया जाए तो प्रायः सब दिन के लिए, हमेशा के लिए बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, फिर उसको कभी भी संतान नहीं होगा। इसको रिवर्सिबल करना लगभग नहीं के बराबर होता है, रिवर्सिबल लगभग नहीं होता है। एक बार विधि का यूज कर लिया गया तो फिर सब दिन बच्चे का जन्म कंट्रोल हो जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से सब चीज़ पढ़ेंगे, बहुत आराम से समझने का कोशिश करना है। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड, यानी कि बर्थ कंट्रोल का, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का जो नेचुरल मेथड है, इसको हम लोग जरा सा देखते हैं। नेचुरल मेथड में होता क्या है? नेचुरल मेथड में हम किसी भी बैरियर या फिर किसी केमिकल का यूज नहीं करेंगे। आराम से समझना है, नेचुरल मेथड में हम किसी भी बैरियर या फिर, यानी कि लिखते हैं नो बैरियर या केमिकल यूज, हम किसी बैरियर या फिर किसी केमिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें हम केवल अपने नॉलेज का यूज करते हैं, यानी कि यूज नॉलेज, केवल हम अपनी जानकारी का यूज करते हैं कि कब सीमेन बाहर आने वाला है, कब ओव्यूलेशन हुआ होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का हुआ है, या फिर कब ओव्यूलेशन होने का चांस है, या फिर कब ओव्यूलेशन का चांस नहीं है।
अपनी जानकारी का ही हम केवल यूज करते हैं। और जब हम किसी केमिकल का यूज नहीं करते हैं तो फिर इसका बॉडी पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो लिखते हैं नो साइड इफ़ेक्ट, नो साइड इफ़ेक्ट। हम लोग एक विधि पढ़ेंगे केमिकल मेथड, वहाँ पर कई प्रकार के केमिकल का कुछ टैबलेट, कुछ दवाइयों का यूज़ किया जाता है जो कि केमिकल से भरा होता है। तो वो सब दवाई खा खा करके अगर बच्चे के जन्म को नियंत्रित किया जाए तो कुछ समय के बाद बॉडी पर उसका कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर नेचुरल मेथड का यूज करेंगे तो शरीर पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि नेचुरल मेथड को फेल्योर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। नेचुरल मेथड को फेल्योर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। लिख देते हैं चांसेस ऑफ फेल्योर। यानी कि ये जो नेचुरल मेथड है, अगर हम इसका यूज करके बर्थ कंट्रोल करने का प्रयास करें तो इस मेथड को फेल्योर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अब ये जो नेचुरल मेथड है इसका भी हम लोग कुछ टाइप देख लेते हैं। नेचुरल मेथड का कुछ हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। तो नेचुरल मेथड जो है ये होता है 3 तरह का, ठीक है। नेचुरल मेथड होता है 3 प्रकार का। एक को हम कहते हैं विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉल मेथड, या फिर हम इसी को कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। दूसरा है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, या फिर हम इसी को कहते हैं कैलेंडर मेथड, ठीक है। और तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। हम लोग एक एक करके हर पॉइंट के मीनिंग को समझेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि समझ में नहीं आएगा। हम बोले कि नेचुरल मेथड जो बर्थ कंट्रोल का होता है इसमें हम किसी बैरियर या फिर किसी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। इसमें केवल अपने जानकारी का यूज करते हैं कि कब सीमेन बाहर आने वाला है, कब ओव्यूलेशन का चांस है, कब ओव्यूलेशन का चांस नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों में पूरा हो पा रहा है, तो अपने नॉलेज का यूज करते हैं। फिर इसका कोई भी बॉडी पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसको फेल्योर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। यानी कि इस मेथड का अगर यूज करें तो हम श्योर नहीं रहेंगे कि गर्भधारण नहीं होगा। कभी कभी जब ये मेथड फेल्योर होगा तो फिर गर्भधारण हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। इसका 3 प्रकार है। पहला है विथड्रॉल मेथड या फिर इसी को कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, फिर है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कैलेंडर में या फिर कैलेंडर मेथड, और है एक लैक्टेशनल एमिनोरिया। हम लोग इस तीनों मेथड को बारी बारी से समझते हैं कि विथड्रॉल मेथड क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है। हम लोग बारी बारी से सबको समझते हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं विथड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्टस। तो थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना है। यह है क्या, थोड़ा सा फिगर बना करके समझाने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान से समझना है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम फिगर बना रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये फिगर है, ठीक है। ये हो गया यूट्रस, ये नीचे सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, और यहाँ है ये वजीना, ठीक है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। ये हो गया, ये 2 पीस ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, और ये है वजीना। ये तो पता ही है सबको, ठीक है। तो जब कॉपुलेशन का समय रहता है, जब कॉपुलेशन हो रहा होता है, यानी कि वजीना में मेल का ये पेनिस इन किया हुआ है, वजीना में मेल का ये पेनिस इन किया है। तो यानी कि कॉपुलेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी संपन्न हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स संपन्न हो रहा है।
तो मेल को ये बात पता रहता है कि कब सीमेन बाहर आने वाला है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जब मेल के पेनिस के यूरिथ्रल ऑरिफिस से सीमेन बाहर आने का समय रहेगा, तो सीमेन बाहर आने के जस्ट पहले मेल को पता चल जाता है कि अब सीमेन बाहर आने वाला है। तो जैसे पता चलेगा कि अब सीमेन बाहर आ जाएगा, तो मेल अपने पेनिस को तुरंत बाहर निकाल लेगा, यानी कि पेनिस को तुरंत बाहर निकाल लिया, वजीना से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर ये पेनिस है, तो पेनिस के अंदर जो यूरिथ्रा रहता है ना, पेनिस के अंदर जो यूरिथ्रा है और यहाँ पर हो गया यूरिथ्रल ऑरिफिस, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा? सीमेन बाहर आएगा। यहाँ से क्या बाहर आएगा? सीमेन बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीमेन बाहर आएगा। तो ये सीमेन जो बाहर निकलता है, ये जो सीमेन बाहर निकलेगा, ये वजीना में ना जा करके बाहरी वातावरण में निकल जाएगा, है कि नहीं? यानी कि मेल अपने पेनिस को इजेक्युलेशन के ठीक पहले, यानी कि जब सीमेन बाहर आने वाला है उसके ठीक पहले पेनिस को वजीना से बाहर निकाल लेगा, जिसके कारण सीमेन जब बाहर आता है तो वह वजीना में न जा करके वह बाहरी वातावरण में चला जाएगा। और इस वजह से जब वजीना में सीमेन पहुंचा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर गर्भधारण भी नहीं हो पाएगा। हम इसी को कह देते हैं विथड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस, यानी कि इस मेथड में मेल अपने पेनिस को इजेक्युलेशन के ठीक पहले वजीना से बाहर निकाल लेता है, जिसके कारण इनसेमिनेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि वजीना के अंदर सीमेन डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, सीमेन बाहरी वातावरण में निकलेगा, और इस वजह से यहाँ पर इस फीमेल में गर्भधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। हम इसी को कहते हैं विथड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्टस। लेकिन इस मेथड को फेल्योर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि सीमेन डिस्चार्ज के टाइम में पेनिस को बाहर करना भी एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो एक्साइटेड कंडीशन रहता है वहाँ पर खुद पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हो सकता है कि पेनिस बाहर नहीं निकाला जा सके, जिसकी वजह से इनसेमिनेशन हो जाएगा, तो फिर गर्भधारण हो जाएगा। या फिर अगर बाहर भी निकाल लिया गया, एक बात बता रहे हैं, समझने का कोशिश करना है कि जैसे सीमेन को बाहर में निकाला गया तो इस पूरे रास्ते से सीमेन बाहर आया, ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल गया, तो सीमेन बाहर आ गया, लेकिन कि इस रास्ते में कुछ ना कुछ सीमेन का मात्रा पड़ा हुआ रह जाता है। जैसे कॉपुलेशन किया जा रहा था, अब इजेकुलेशन के पहले पेनिस को वजीना से बाहर कर लिया, तो बाहरी वातावरण में ही सीमेन का डिस्चार्ज हुआ, तो सीमेन तो यहाँ से निकल गया, लेकिन इस पूरे यूरिथ्रा वाले रास्ते में कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पर्म या सीमेन रहता है। और यदि फिर से सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो कोई, फिर से इंटरकोर्स में कोई भाग ले, तो होता क्या है कि इजेकुलेशन के पहले भी कुछ लिक्विड पेनिस से बाहर आता है। इजेकुलेशन यानी कि जो सीमेन बाहर आता है ना, तो सीमेन बाहर आने से पहले भी कुछ लिक्विड बाहर आता है, उसको हम कहते हैं प्री इजेकुलेटरी फ्लूइड। तो ये प्री इजेकुलेटरी फ्लूइड क्या होता है? जैसे कि कॉपर्स ग्लैंड होता है ना, कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, वहाँ से कुछ लिक्विड बिना सीमेन डिस्चार्ज के टाइम में भी जो है कुछ लिक्विड बाहर आते रहता है। तो जैसे कि एक बार सीमेन डिस्चार्ज हुआ, इस रास्ते में सीमेन कुछ मात्रा में पड़ा हुआ है, फिर से सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया कोई, और अब सीमेन अभी डिस्चार्ज हुआ नहीं, लेकिन सीमेन निकलने के पहले कुछ फ्लूइड यानी कि प्री इजेकुलेटरी फ्लूइड भी बाहर आता है। और जब प्री इजेकुलेटरी फ्लूइड बाहर आएगा तो मेल को पता नहीं चलता है कि क्या बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है। जब सीमेन बाहर आएगा तो मेल को पता चल जाएगा कि सीमेन हाँ बाहर आने वाला है, लेकिन जब प्री इजेकुलेटरी फ्लूइड बाहर आता है तो मेल को समझ में नहीं आता, उसको पता नहीं चलता है, तो थोड़ा लिक्विड बीच से जो है निकलते रहता है। और जब
वो थोड़ा थोड़ा प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड बाहर आएगा तो वह अपने साथ इस रास्ते में पड़े हुए स्पर्म या सीमेन को भी बाहर लेके आ जाएगा। और यदि कॉपुलेशन किया जा रहा है तो फिर यहाँ पर निकल जाएगा, ये वजीना में सीमेन का डिस्चार्ज हो जाएगा थोड़ी मात्रा में, और फिर हो सकता है कि वो फर्टिलाइजेशन भी कर दे आगे चल करके, तो गर्भधारण का संभावना तो बना रहेगा। यानी कि विथड्रॉल मेथड को फेल्योर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। आगे है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को ध्यान से समझना है कि ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता क्या है। ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्रायः 28 दिनों में संपन्न होता है। पहले दिन से शुरू होकर के 28 दिन और फिर पहला दिन से रिपीट हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रायः कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है, जिसमें से ओव्यूलेशन किस दिन होगा? तो ओव्यूलेशन का डे अगर निकालना हो, ओव्यूलेशन का अगर डे निकालना हो, ओव्यूलेशन का यदि डे निकालना हो, डे ऑफ ओव्यूलेशन, अगर हम ओव्यूलेशन का दिन अगर निकालना चाहें तो फिर कैसे पता कर सकते हैं? जितने दिन का पीरियड संपन्न हो रहा है उसमें से 14 को माइनस कर देना है। अगर 28 दिन का पीरियड संपन्न हो रहा है, ठीक है, इसमें माइनस कर देना है 14, तो कितना निकलेगा? 14, यानी कि 14वां दिन ही ओव्यूलेशन होगा। ओवरी से ओवम बाहर निकलेगा, ओवरी से ओवम बाहर निकलना कहलाता है क्या? ओव्यूलेशन। अगर 30 दिन में पीरियड संपन्न हो रहा है तो 30 में से 14 माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिए 14, बच गया 16, तो 16वां दिन ओव्यूलेशन होगा, है कि नहीं? अगर 35 दिन का पीरियड संपन्न हो रहा है, कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि 28 दिन तक पीरियड रिपीट होते रहेगा, थोड़ा सा टाइम घटते बढ़ते रहता है। तो यदि 35 दिन में पीरियड पूरा हो रहा है तो फिर इसमें माइनस कर देंगे 14 और निकल जाएगा कितना? 21, तो 21वां दिन ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन का अगर डे निकालना है तो जितने दिन का पीरियड संपन्न हो रहा है उसमें से 14 को माइनस कर देंगे। अब जो निकलेगा उसी दिन ओव्यूलेशन होगा, यानी कि ओवरी से ओवम बाहर निकलेगा। जब ओवरी से ओवम बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है तो यह ओवम अगले 12 से 24 घंटा तक जीवित रहता है, यानी कि हम उसको एक दिन बोल सकते हैं कि ओव्यूलेशन होने के बाद लगभग अगले एक दिन तक ओवम फर्टिलाइजेशन के योग्य बना रहेगा, यानी कि जीवित रहेगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर स्पर्म पहुँचेगा, यानी कि जब कॉपुलेशन के दौरान यहाँ पर स्पर्म पहुँचेगा तो फीमेल बॉडी में स्पर्म पहुँचने के बाद, फीमेल बॉडी में स्पर्म पहुँचने के बाद वह स्पर्म 48 से 72 घंटा तक जीवित रह सकता है। कम से कम 48 घंटा तक तो जीवित रहेगा, यानी कि कम से कम 2 दिन तक तो जीवित रहेगा, और कभी कभी वो 3 दिन तक भी जीवित रह सकता है। जरा हम लोग ओव्यूलेशन के दिन को पहचानते हैं, यहाँ पर थोड़ा कोशिश करते हैं पहचानने का। ठीक है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है। अगर पीरियड 28 दिन में पूरा हो रहा है तो ओव्यूलेशन किस दिन होगा? 14 दिन में होगा, है ना। 28 दिन में पूरा हो रहा है तो पीरियड ओव्यूलेशन किस दिन होगा? 14 दिनों में होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 28 दिन के पीरियड में 100% 14वां दिन ही ओव्यूलेशन हो ही जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे हो सकता है। यानी कि 28 दिन का ही अगर पीरियड हो तो 14वां दिन ही ओव्यूलेशन होने की गारंटी नहीं है, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे हो सकता है। यानी कि 13वां दिन भी ओव्यूलेशन का चांस रहेगा, 12वां दिन भी ओव्यूलेशन का चांस रहेगा, फिर 15वां दिन भी ओव्यूलेशन का चांस रहेगा, 16वां दिन भी ओव्यूलेशन का चांस रहेगा, है कि नहीं। और जब स्पर्म फीमेल बॉडी में पहुंचेगा तो वह अगले कम से कम 2 दिन तक तो जीवित जरूर रह जाएगा। यानी कि 10वां दिन यदि कॉपुलेशन हो, अगर 10वां दिन कॉपुलेशन हो, ठीक है, 10वां दिन वजीना में स्पर्म पहुंच गया, वह स्पर्म धीरे धीरे आगे बढ़ करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, तो फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वह स्पर्म कम से कम 2 दिन तक जीवित रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक भी जीवित रह सकता है।
तो जब स्पर्म वजीना से होकर के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा तो वह स्पर्म कम से कम 2 दिन तक जरूर जिंदा रह जाएगा। यानी कि 10वां दिन यदि कॉपुलेशन हुआ तो वही स्पर्म 12वें दिन तक भी जीवित रहेगा, और 12वां दिन तो ओव्यूलेशन का चांस रहता है। 12वां दिन, जैसे बोले ना कि 14वां दिन ओव्यूलेशन का चांस रहेगा, लेकिन 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद से भी हो सकता है। तो 12वां दिन भी ओव्यूलेशन का चांस रहेगा, और यदि 12वां दिन ओव्यूलेशन होगा तो 10वां दिन गया हुआ स्पर्म अगले 2 दिन तक जीवित रहेगा, और वो 12वां दिन तक जीवित रह करके ओवम को फर्टिलाइज्ड कर देगा। तो गर्भधारण तो हो जाएगा, है कि नहीं, गर्भधारण हो जाएगा। और मान लिया कि 17वां दिन यदि कॉपुलेशन हो और ओव्यूलेशन हो गया हो 16वां दिन, ओव्यूलेशन हो गया 16वां दिन, तो वह ओवम अगले 1 दिन तक तो जीवित रह जाएगा, यानी कि 17वां दिन तक तो जीवित रह जाएगा। अगर ओव्यूलेशन 16वां दिन होगा तो ओवम तो अगले 1 दिन तक तो जीवित रह जाएगा ना, यानी कि 17वां दिन तक भी जीवित रह जाएगा। और 17वां दिन यदि कॉपुलेशन हो गया तो फिर ओवम जीवित रहेगा, स्पर्म जुड़ जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, गर्भधारण का चांस रहेगा। यानी कि हम सीधा कहते हैं कि 10वां दिन से लेकर के जो 17वां दिन का जो टाइम रहता है, 10वां दिन से लेकर के जो 17वां दिन का टाइम रहता है, यहाँ पर ओव्यूलेशन का चांस रहता है। इस टाइम में कॉपुलेशन करने से फर्टिलाइजेशन का संभावना रहता है। यदि 10वां दिन से लेकर के 17वां दिन के बीच में कभी भी कॉपुलेशन किया जाए तो गर्भधारण यानी फर्टिलाइजेशन होने का पूरा चांस रहता है। तो हम ऐसे समय को कह देते हैं फर्टाइल पीरियड। ऐसे समय को कह दिए फर्टाइल पीरियड। इस समय को हम बोल दिए फर्टाइल पीरियड। अब 10वां दिन के पहले का जो समय है, 10वां दिन के पहले का जो समय है, ये सेफ है, यानी कि इस बीच में अगर कॉपुलेशन किया जाए तो गर्भधारण का संभावना नहीं रहेगा। और यदि 17वां दिन के बाद 18वां दिन से लेकर के 28वें दिन के बीच अगर कॉपुलेशन किया जाए तो ये भी रहता है सेफ, यानी कि इस समय भी प्रेगनेंसी की संभावना नहीं रहती है, फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं रहेगा। तो ये जो मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या कैलेंडर मेथड, इसमें करते क्या हैं? तो जो फर्टाइल पीरियड है इस टाइम में कॉपुलेशन करने से लोगों को बचना होता है। यानी कि जो फर्टाइल पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10वां दिन से लेकर के 17वां दिन का जो टाइम रहता है, जिसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, इस दिन कॉपुलेशन नहीं किया जाएगा। बाकी इस 10वां दिन से पहले और 17वां दिन के बाद कॉपुलेशन करने से गर्भधारण की संभावना नहीं रहती है। तो फर्टाइल पीरियड में क्या करना होगा? नो कॉपुलेशन। ठीक है, जो फर्टाइल पीरियड है इसमें कॉपुलेशन नहीं करना है। फर्टाइल पीरियड के पहले कॉपुलेशन कर लिया जाए, इसके बाद कॉपुलेशन कर लिया जाए तो गर्भधारण की संभावना नहीं रहती है। लेकिन इस टाइम में यदि कॉपुलेशन हो गया तो फिर गर्भधारण का चांस पूरा रहेगा। क्या ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस समझ में आया? नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है कि जब कोई माँ, ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को लगातार दूध पिलाती है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ठीक है, जब कोई माँ अपने बच्चे को लगातार ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान कराती है, तो उस समय उसमें नो ओव्यूलेशन एंड नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि जब कोई माँ अपने बच्चे को लगातार दूध पिलाए, यानी कि पर डे 10 बार 12 बार या उससे भी ज़्यादा बार दूध पिलाती है, तो उस माँ में ओव्यूलेशन नहीं होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी संपन्न नहीं होगा। जब ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल संपन्न नहीं होगा, तो फिर उसमें गर्भधारण का चांस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? आखिर इसका क्या रीज़न है कि अगर दूध पिलाते रहती है तो फिर आखिर क्यों उसमें ओव्यूलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा? ठीक है, इस बात को ज़रा सा समझते हैं।
जब कोई माँ अपने बच्चे को लगातार दूध पिलाती है तो उस माँ के शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, यानी कि इस समय रहता है हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि जब माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाते रहती है लगातार तो माँ के शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा अधिक होने के कारण FSH और LH का मात्रा घट जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH के मात्रा को घटा देगा, यानी कि इसके वजह से हो जाता है लो लेवल ऑफ LH एंड FSH। ठीक है, और LH FSH अगर घट गया तो फिर ना तो ओव्यूलेशन होगा ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यही दोनों हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को संपन्न करेगा, ओवम का ओव्यूलेशन करवाएगा। लेकिन जब इस दोनों हार्मोन का लेवल घट चुका है तो उस माँ में ओव्यूलेशन भी नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी संपन्न नहीं होता है। लेकिन यह जो मेथड है यह मैक्सिमम 6 मंथ तक ही काम करता है, यानी कि यदि माँ अपने बच्चे को लगातार दूध पिलाए, पर डे 10 बार 12 बार उससे ज़्यादा दूध पिलाए और हर रोज़ दूध पिलाए, बीच में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए कि माँ दूध पिलाना बंद कर दे। एक दिन के लिए भी नहीं रुकना, या फिर एक दिन में ऐसा नहीं कि जो है 2 या 4 बार ही दूध को पिलाया जाए। पर डे 10 से 12 बार दूध को पिलाना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग रुकना नहीं चाहिए। यदि माँ लगातार बच्चे को दूध पिला रही है तो अगले 6 महीना तक उस माँ में ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, और इस वजह से ये माँ तुरंत गर्भधारण नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस बीच में यदि कॉपुलेशन होता है, यानी कि अगले 6 महीना तक, बच्चे के जन्म के बाद यदि 6 महीना तक कॉपुलेशन होता है तो फिर वह माँ तुरंत नेक्स्ट प्रेगनेंसी को धारण नहीं कर पाती है। लेकिन यदि दूध पिलाने में कोई कमी रहेगा तो फिर प्रोलैक्टिन का मात्रा घटेगा, LH FSH का मात्रा बढ़ेगा और फिर गर्भधारण का चांस फिर से बन जाता है। क्या ये लैक्टेशनल एमिनोरिया समझ में आया? तो हम लोग देख लिए नेचुरल मेथड में ये जो 3 मेथड था, विथड्रॉल मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये तीनों हम लोग पढ़ लिए, है ना। हमारा नेचुरल मेथड हो गया कंप्लीट, हमारा नेचुरल मेथड हो चुका है कंप्लीट। नेचुरल मेथड हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, बैरियर मेथड। तो आते हैं बैरियर मेथड पर। ठीक है, नेचुरल मेथड हो चुका है, हम लोग अब आते हैं बैरियर मेथड पर। तो थोड़ा ध्यान से समझना है कि बैरियर मेथड में करते क्या है। बैरियर मेथड में क्या है, बैरियर मेथड में एक बैरियर का यूज किया जाएगा। ठीक है, एक बैरियर का यूज किया जाएगा, अवरोध। जैसे यहां पर यह है स्पर्म और यह है ओवम। स्पर्म जा रहा है ओवम के पास उसको फर्टिलाइज करने के लिए, स्पर्म जा रहा है ओवम के पास फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन इस बीच में एक बैरियर लगा दें, कोई रुकावट, कुछ ऐसा चीज हम डाल दें जिसके वजह से कि स्पर्म उस ओवम के पास पहुंच ही नहीं सकेगा। स्पर्म ओवम के पास पहुंच ही नहीं सकेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर गर्भधारण नहीं होगा, बच्चे का जन्म नहीं होगा। हम इसको कहते हैं बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में हम कुछ बैरियर का यूज करते हैं जिसके वजह से स्पर्म ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। अब ये बैरियर जो होता है, ये बैरियर जो है ये यूज्ड बाय मेल एंड यूज्ड बाय फीमेल। बैरियर को मेल भी यूज कर सकता है और फीमेल भी यूज कर सकती है। बैरियर मेथड का यूज मेल भी कर सकता है और फीमेल भी कर सकती है। ठीक है, अब मेल के लिए क्या है, मेल के लिए बैरियर मेथड में क्या होता है इसको जरा सा देख लेते हैं। तो मेल के लिए बैरियर मेथड में आता है मेल कॉन्डोम्स।
ठीक है। मेल के लिए बैरियर मेथड में आता है मेल कॉन्डोम्स। फीमेल के लिए बहुत कुछ आता है, ठीक है। फीमेल कॉन्डोम होता है, डायफ्राम होता है, सर्वाइकल कैप्स होता है, वॉल्ट्स होता है, तो बहुत कुछ फीमेल के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मेल के लिए बस एक ही चीज़ है, क्या है वो? मेल कॉन्डोम। तो मेल कॉन्डोम का अगर यूज किया जाए तो फिर कॉपुलेशन होने के बाद भी गर्भधारण की संभावना नहीं होगी, क्योंकि स्पर्म ओवम से जाकर के फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं सकेगा। अब बात है कि ये मेल कॉन्डोम होता क्या है, हम लोग इमेज के साथ भी देखेंगे। पहले अपने हाथ से हम कुछ इमेज वगैरह सब बनाते हैं, तो थोड़ा सा इमेज ही पहले देख लेते हैं, ठीक है। मेल कॉन्डोम रबड़ या लेटेक्स का बना हुआ एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेल कॉन्डोम रबड़ या लेटेक्स का बना हुआ एक बैलून के समान स्ट्रक्चर होता है। ये बैलून के जैसा स्ट्रक्चर है, यही कहलाता है क्या? मेल कॉन्डोम। और मेल कॉन्डोम का यूज किस तरह से किया जाएगा, तो जरा से बताते हैं इसका यूज किस तरह से होता है। जैसे ये है फीमेल ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। यह हम वजीना को देख रहे हैं और यहाँ पर प्रवेश करेगा पेनिस, यहाँ पर प्रवेश करेगा इस तरह से पेनिस। तो ये जो मेल कॉन्डोम है इसको पेनिस के ऊपर सेट किया जाता है। ये जो मेल कॉन्डोम है इसको पेनिस के ऊपर सेट किया जाएगा इस तरह से, इसको पेनिस के ऊपर इस तरह से सेट कर लिया जाता है। जब पेनिस के ऊपर इस तरह से सेट कर लिया जाएगा, जब पेनिस के ऊपर इस तरह से सेट कर लिया जाएगा और कॉपुलेशन में कोई इन्वॉल्व हुआ, कॉपुलेशन में कोई इन्वॉल्व हुआ, तो जब पेनिस से सीमेन निकलेगा, जैसे पेनिस से सीमेन निकलेगा, तो सीमेन निकल करके इस मेल कॉन्डोम में जाकर के फंस जाएगा और आगे वजीना में यह सीमेन पहुंच नहीं सकेगा। जब सीमेन वजीना में पहुंचेगा नहीं तो आगे फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो मेल कॉन्डोम क्या है, तो एक रबड़ का बना हुआ, रबड़ या लेटेक्स का बना हुआ एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको मेल अपने पेनिस के ऊपर सेट कर लेता है और इसे यूज करने के बाद अगर कॉपुलेशन हो, सीमेन बाहर आए, तो वह सीमेन वजीना में ना जा करके इस मेल कॉन्डोम में जा करके फंस जाता है और फिर इस मेल कॉन्डोम को वहाँ से खोल करके हटा के इसको फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से मेल कॉन्डोम का यूज होगा। थोड़ा सा इसको, इसके बारे में कुछ और भी लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान से थोड़ा देखना है। तो ये जो मेल कॉन्डोम है ये रबड़ या फिर लेटेक्स का बना होता है, रबड़ या फिर लेटेक्स का बना पतला बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। रबड़ या लेटेक्स का बना पतला बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद इसका केवल एक बार यूज किया जा सकता है, एक मेल कॉन्डोम का केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है। तो लिखते हैं 1 टाइम यूज, केवल एक बार इसका यूज किया जा सकता है, इसके बाद फिर इसको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक ब्रांड का नाम है, कॉन्डोम का एक ब्रांड है जिसको बोलते हैं निरोध, ठीक है ना, निरोध। ये क्या है, तो ये एक ब्रांड है किसका, कॉन्डोम का। फिर अगर इस मेल कॉन्डोम का यूज किया जाए तो व्यक्ति एसटीडी डिजीज से बच सकता है। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि एड्स बीमारी है, हर्पिस है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो सब बीमारी फैलता है इसको हम बोलते हैं एसटीडी या फिर एसटीआई। तो उससे बचाव होता है, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी या फिर एड्स।
तो एड्स जैसे एसटीडी बीमारी से बचाव होता है किसका, यानी कि व्यक्ति एड्स बीमारी से बच सकता है कॉन्डोम का इस्तेमाल करके। क्योंकि अगर जैसे कि मान लिया कि मेल पार्टनर को एड्स बीमारी है, ठीक है, फीमेल को बीमारी नहीं है, मेल यदि इस कॉन्डोम का यूज नहीं करे, सीमेन चला जाएगा वजीना में, तो सीमेन के साथ जो एचआईवी वायरस है, सीमेन के साथ जो एचआईवी वायरस है ये चला जाएगा फीमेल बॉडी में, तो फीमेल को भी एड्स बीमारी हो जाएगा, होगा कि नहीं। यदि फीमेल को ही एड्स बीमारी हो और मेल को बीमारी नहीं है और बिना कंडोम का ही कॉपुलेशन किया जाए, तो वजीना से जो सिक्रीशन निकलता है, वजीना से जो कुछ लिक्विड बाहर आता है, उसका कांटेक्ट हो जाएगा पेनिस से, और वजीना के सिक्रीशन में भी एचआईवी वायरस रहेगा जो कि पेनिस के कांटेक्ट में आएगा, तो फिर मेल को भी बीमारी हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर मेल कंडोम का यूज किया जाता है तो मेल के बॉडी से निकलने वाला सीमेन इस कंडोम में फंस के रह जाएगा, लेकिन फीमेल बॉडी में जाएगा नहीं। फीमेल के वजीना से जो कुछ सिक्रेशन निकलेगा वह पेनिस के कांटेक्ट में आएगा नहीं, क्योंकि पेनिस अंदर में है, ऊपर से कंडोम का लेयर चढ़ा हुआ है, तो यानी कि लिक्विड का जो है कांटेक्ट होता नहीं है कंडोम का यूज़ करने से, और इस वजह से बीमारियों से बचाव भी हो जाता है। आगे हम लोग कुछ इमेज देख लेते हैं कि यही है मेल कंडोम। इस तरह से यहाँ पर पैकेट के अंदर में है, पैकेट को फाड़ा गया और कंडोम को इस तरह से बाहर निकाला गया, और ये पूरा फोल्ड किया हुआ रहता है, और अगर उसको अनफोल्ड करेंगे तो इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पेनिस के ऊपर इसको सेट किया जा रहा है और पेनिस पूरा कवर हो चुका है, और फिर इस तरह से जब कॉपुलेशन में इन्वॉल्व होगा कोई, तो फिर जब पेनिस से सीमेन बाहर आएगा तो उस कंडोम में जाकर के आगे फंस जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सीमेन फंसा हुआ है, फिर इस कंडोम को जो है पेनिस से हटा करके इसको फिर फेंक दिया जाएगा। तो जितना बार कॉपुलेशन में इन्वॉल्व होना होगा उतना बार जो है न्यू कंडोम का फिर यूज करना होता है। तो उम्मीद है कि ये मेल कंडोम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ज़रा देख लेते हैं, जैसे कि बोले कि ये जो बैरियर है मेल भी यूज कर सकता है और फीमेल भी यूज कर सकती है। तो मेल के लिए मेल कंडोम होता है, फीमेल के लिए बहुत कुछ है। हम लोग ज़रा सा देख लेते हैं कि फीमेल के लिए क्या क्या होता है। तो बैरियर यूज्ड बाय फीमेल, तो फीमेल के द्वारा जो बैरियर यूज किया जाता है बहुत कुछ है, जैसे कि फीमेल कंडोम है, फीमेल कंडोम एक हो गया। इसके बाद सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, इसके बाद वॉल्व्स, ये सभी है ना। तो फीमेल के द्वारा जो बैरियर यूज किया जा सकता है वो बहुत है, जैसे हम यहाँ 4 नाम लिखे हैं। एक हो गया फीमेल कंडोम, एक हो गया सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, वॉल्व्स। ये तीनों लगभग एक टाइप का होता है, और फीमेल कंडोम थोड़ा उससे अलग होता है। तो ये फीमेल कंडोम भी क्या चीज़ का बना हुआ है, तो ये जो फीमेल कंडोम है यह भी रबड़ या लेटेक्स का ही बना होता है। मेल कंडोम से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, भी इमेज इसमें दिखाएंगे। और अगर इसका यूज, इसका भी केवल 1 टाइम यूज होता है, ठीक है, केवल 1 टाइम यूज होगा, ठीक है, केवल एक बार यूज किया जाएगा, उसके बाद फिर उसको फेंकना पड़ेगा। यह जो है एसटीडी से हल्का प्रोटेक्शन दे सकता है, कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर सम प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी, एसटीडी से कुछ बचाव, सम प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम एसटीडी, यानी एसटीडी बीमारी से कुछ ये बचाव कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये बचाव नहीं करेगा, ठीक है। और ज़रा सा कुछ इमेज बना करके दिखा देते हैं फीमेल कंडोम कैसा होता है। तो फीमेल कंडोम यहाँ ये है फीमेल कंडोम, थोड़ा सा देखना है, ये है फीमेल कंडोम, ठीक है, ये है फीमेल कंडोम। और इसका यूज किस तरह से किया जाएगा, जैसे कि ये है फीमेल बॉडी, जैसे कि ये है फीमेल बॉडी, ठीक है,
ये है फीमेल बॉडी, ये वजीना हो गया है ना। तो इस फीमेल कंडोम को इस वजीना में डाला जाता है, वजीना में डाला गया इस तरह से, तो वजीना को पूरा पैक कर लिया गया, फीमेल कंडोम को वजीना में इस तरह से डाल दिया गया, तो वजीना का अंदर का लेयर पैक हो गया। और फिर जब यहाँ पहुँचेगा पेनिस, जैसे ये पेनिस पहुँचेगा और पेनिस से निकलेगा सीमेन, तो यह सीमेन फीमेल कंडोम में इस तरह से फंस जाएगा, लेकिन कि वजीना में जाता नहीं है। और जब वजीना में जाएगा नहीं, जब ये वजीना में जाएगा नहीं, तो फिर गर्भधारण का संभावना खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब ये इधर क्या है, ठीक है, ये जो सर्वाइकल कैप्स है, तो इसका यूज एक से ज़्यादा बार किया जा सकता है, यानी कि ये जो है रीयूजेबल है, दोबारा यूज इसका किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये एसटीडी से प्रोटेक्शन नहीं प्रदान करेगा। नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी, एसटीडी बीमारी से कोई बचाव नहीं करता है। और इसका यूज किया जाता है एक केमिकल के साथ, स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ। तो यूज्ड विथ स्पर्मिसाइडल क्रीम या फिर जेली। इमेज बना करके दिखाते हैं और थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है कि क्या है, ठीक है। सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वॉल्स, ये तीनों सर्विक्स को ढकने के लिए कैप होता है। तीनों लगभग एक समान होता है। अभी हम इमेज दिखाएंगे। सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम और वॉल्स, ये तीनों सर्विक्स को ढकने के लिए यूज में लाया जाता है। एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सर्वाइकल कैप या डायफ्राम या फिर वॉल्स कहेंगे। यानी कि तीनों में कुछ कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है अभी इमेज दिखाएंगे, हम पता चल जाएगा। लेकिन अभी जानना है कि तीनों लगभग मैच करता है। तो यही है सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम या फिर वॉल्स। और इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा, तो इसको सर्विक्स को ढकने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मान लिया कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स है, ठीक है, इस तरह से। और ये है वजीना, इस तरह से, ये है वजीना, ध्यान से समझना है। ये हो गया वजीना। और यहाँ पर ये जो सर्वाइकल कैप या डायफ्राम है, उसको यहाँ से वजीना के रास्ते पहुँचा दिया जाएगा। कहाँ? वजीना के अंदर। और ये जो सर्विक्स है, इस सर्विक्स के ऊपर यहाँ पर इस तरह से लगा दिया जाएगा। इसको सर्विक्स के ऊपर इस तरह से इसको लगा दिया गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये सर्विक्स का जो यहाँ पर ओपनिंग है, सर्विक्स, इसको ढक दिया जाता है। यानी वजीना में अंदर तक पहुँचा करके इस सर्विक्स को इस तरह से ढक दिया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, एक क्रीम होता है या फिर जेली होता है जिसको बोलते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम या फिर जेली। स्पर्म को मारने वाला एक केमिकल है जिसको बोलेंगे स्पर्मिसाइड, ठीक है। स्पर्मिसाइड का मतलब स्पर्म को मारने वाला केमिकल। तो एक केमिकल यहाँ पर डाल दिया जाएगा, एक केमिकल यहाँ डाल दिया जाएगा, ठीक है। एक केमिकल यहाँ पर इसके ऊपर, या तो इसके ऊपर डाल दिया जाए या फिर इसके अंदर भी डाल दिया जाए, ठीक है ना। तो एक केमिकल इसके ऊपर लेप लगा दिया गया या फिर केमिकल को अंदर डाल दिया गया। उस केमिकल को बोल दिए स्पर्मिसाइडल क्रीम या फिर स्पर्मिसाइडल जेली, जिसका काम है स्पर्म को मारना। और उसके बाद कॉपुलेशन के ठीक पहले इस सर्वाइकल कैप को पहुंचा दिया जाएगा। कहाँ? वजीनास होकर के सर्विक्स को इस तरह से ढक दिया गया। और फिर यदि कॉपुलेशन होता है, यदि यहाँ पर कॉपुलेशन होगा, यहाँ पर इस तरह से पेनिस आया, तो पेनिस से निकलेगा क्या? सीमेन। तो वो जो सीमेन है वह वजीना में तो जाएगा, वह वजीना में तो जाएगा, लेकिन कि चूंकि ऊपर जाने का जो रास्ता है, जो सर्विक्स का रास्ता है, वो हो चुका है बंद। और सर्विक्स का रास्ता बंद होने के कारण यह स्पर्म या सीमेन आगे बढ़ नहीं सकता है।
और इसमें जो भी स्पर्मिसाइडल क्रीम लगा हुआ रहता है उस क्रीम के इफेक्ट से धीरे धीरे ये सब स्पर्म भी मर जाएगा। तो गर्भधारण का चांस तो खत्म हो गया, लेकिन चूंकि लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, पेनिस से निकलने वाला जो सीमेन है वो वजीना के कांटेक्ट में जा रहा है, वजीना का जो सिक्रेशन होगा वो पेनिस के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इन्फेक्शन का चांस रहता है। और इस वजह से अगर इसका यूज किया जाता है तो एसटीडी से बचाव नहीं होता है, यानी कि एसटीडी से बचाव इसका नहीं होगा। और एक बार जैसे कॉपुलेशन कंप्लीट हुआ उसके कुछ समय के बाद इस डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप को यहाँ से खोल लिया जाए, पानी से धो कर के इसको रख लिया जाए और फिर नेक्स्ट टाइम इसका दोबारा भी यूज किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, फीमेल के द्वारा फीमेल कंडोम का यूज़ किया जाता है, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्ट्स, इन सब का यूज़ किया जाता है। फीमेल कंडोम मेल कंडोम के जैसा ही होता है, उसका एक छोर बंद रहता है, एक छोर खुला रहता है, थोड़ा सा चौड़ा टाइप का होता है और कॉपुलेशन के पहले वजीना में इस फीमेल कंडोम को पहुंचा दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है। और इस तरह से जब कॉपुलेशन होगा तो सीमेन जब बाहर आएगा तो फीमेल कंडोम में ये सीमेन फंस जाता है। अब एक बात है कि जब मेल कंडोम पहले बना था और फीमेल कंडोम बाद में बना था, मेल कंडोम का यूज भी ज़्यादा होता है, फीमेल कंडोम का यूज कम होता है। तो जब मेल कंडोम बन गया था तो फिर फीमेल कंडोम बनाने का आवश्यकता ही क्या पड़ा, यानी कि कंपनी वाले को जब मेल कंडोम कंपनी वाले ने बनाया तो फिर फीमेल कंडोम बनाने का क्या ज़रूरत पड़ गया। उसका रीज़न है कि जो सेक्स वर्कर्स होती है, ठीक है, उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं इंटरकोर्स के लिए, कॉपुलेशन के लिए। और जब कई प्रकार के लोग आते हैं तो अब वो जो मेल जो आएगा, अब किसी का हो सकता है कि ऐसा मन हो कि हम कंडोम का यूज नहीं करें, और अगर उसका मन है कि हम कंडोम का यूज नहीं करें तो फिर फीमेल के हाथ में है क्या, तो फीमेल तो कुछ कर नहीं पाएगी और इस वजह से उसको बीमारी होने का चांस रहेगा। तो कंपनी वाले ने फीमेल के द्वारा यूज किया जाने के लिए फीमेल कंडोम बनाया और इसका यूज फीमेल करती है और फीमेल अपने मन से, चूँकि अपने मन से ये सेट करेगी, इस वजह से यदि मेल कंडोम का यूज ना भी करे तो फीमेल खुद फीमेल कंडोम का यूज करके एसटीडी बीमारी से बच सकती है। और ये जो तीनों है, ये तीनों सर्विक्स को ढकने के लिए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कैप को अगर सर्विक्स में इस तरह से सेट कर दिया जाए तो भी गर्भधारण की संभावना से बचा जा सकता है, लेकिन कि इससे बीमारी होने से नहीं बच सकते हैं, यानी कि एसटीडी से बचाव नहीं हो सकेगा। तो कुछ हम लोग आगे इमेज देख लेते हैं। ये है फीमेल कंडोम, ठीक है, ये जो हाथ में दिखाई पड़ रहा है ये है फीमेल कंडोम और यहाँ पर हाथ से ही फीमेल कंडोम को यहाँ पर वजीना में इसको सेट किया जा रहा है। देख रहे हैं कि वजीना में इसको सेट किया गया और यहाँ हाथ में भी दिखाया गया। तो एक क्लोज इंड है और एक ओपन इंड है, यहाँ पर छिद्र दिखाई पड़ रहा है, ऊपर पैक है और इस तरह से सेट करके फिर अगर कॉपुलेशन किया जाएगा तो निकलने वाला जो सीमेन है वो इस फीमेल कंडोम में फंस जाएगा, लेकिन कि वजीना या फिर उसके आगे पहुँचता नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ नाम भी लिख देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है डायफ्राम, ठीक है, ये क्या है, डायफ्राम, बोले ना कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये डायफ्राम है, ये सर्वाइकल कैप है, हाँ, और ये है वॉल्ट्स, वॉल्ट, ठीक है, ये वॉल्ट है। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, वॉल्ट है। यहाँ पर कुछ इमेज है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इस इमेज को थोड़ा सा, ओह गॉड, तो बड़ा होगा नहीं इधर, चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं, छोटा है। ठीक है, यहीं पर समझ लेना है। ये जैसे डायफ्राम है तो यहाँ डायफ्राम को हाथ में लिया गया, इसके ऊपर कुछ क्रीम लगाया जा रहा है, यानी कि वो स्पर्मिसाइडल क्रीम इसके ऊपर लगाया गया, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से मोड़ करके वजीना के अंदर इसको डाला जा रहा है। वजीना के अंदर इसको इस तरह से डाला गया, जैसे वजीना के अंदर डाला गया, वजीना के अंदर इस तरह से डाला गया और अंदर तक उंगली से पहुँचा दिया जाता, कहाँ, सर्विक्स
को इस तरह से यहाँ पर ढक लिया गया। उम्मीद है कि फिगर दिखाई पड़ रहा होगा। सर्विक्स को यहाँ पर इस तरह से ढक लिया गया, और जब सर्विक्स को ढक लिया जाएगा तो यहाँ पर हमको कुछ इस तरह, अच्छा एक और भी इमेज देख रहे हैं, ये डायफ्राम के लिए है, और यहाँ पर सर्वाइकल कैप्स हमको दिखाई पड़ रहा है। ये है सर्विक्स, ये हो गया वजीना, और यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है ये है सर्वाइकल कैप, और ये जो सर्वाइकल कैप है इसमें हमको दिखाई पड़ रहा है स्पर्मिसाइडल क्रीम या स्पर्मिसाइड दिखाई पड़ रहा है, और इस तरह से इस सर्विक्स को ढक दिया गया है। यहाँ से स्पर्म आएगा, स्पर्म आगे नहीं बढ़ सकेगा, स्पर्म वजीना में ज़रूर पहुँच रहा है, तो बीमारी होने का चांस ज़रूर रहेगा, लेकिन कि गर्भधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। तो डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वॉल्ट है, इसको भी उसी तरह से सर्विक्स को ढकने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बैरियर मेथड में मेल के द्वारा जो मेल कॉन्डोम का यूज़ किया जाता है, फीमेल के द्वारा फीमेल कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्ट्स, इन सभी का यूज़ किया जाता है। सबके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लिए, यानी कि हमारा जो बैरियर मेथड है ये भी हो चुका है पूरा, हमारा नेचुरल मेथड भी हो चुका है पूरा, और अब बच गया केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। तो केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड को हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। और अभी ये हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अभी एक तरफ से हर पेज का हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देते हैं, तो आप सब स्क्रीनशॉट क्लिक करने के लिए रेडी हो जाइए। हम हट जाते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप क्लिक कीजिए। नेक्स्ट इस पेज का भी क्लिक करना है, नेक्स्ट इस पेज का भी क्लिक करना है, नेक्स्ट इस पेज का भी, फिर इसका भी क्लिक करना है, फिर इस पेज का भी क्लिक करना है, इसका भी क्लिक करना है, इसका आप क्लिक कर सकते हैं या नहीं छोड़ भी सकते हैं, यहाँ क्लिक करना है। जानकारी के लिए ये सब इमेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बर्थ कंट्रोल या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में 2 पॉइंट पढ़ लिए, एक नेचुरल मेथड और एक हम लोग पढ़ लिए बैरियर मेथड। हमारा जो 2 मेथड अभी बचा हुआ है, एक केमिकल मेथड और एक सर्जिकल मेथड, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सल बायोलॉजी सर्च करना है टेलीग्राम में जा करके, और ग्रुप आएगा, आप खुद से उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे हाथ से बना हुआ इमेज डायग्राम के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आनंद कुमार बायो मेरा यूज़र नेम है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक मन लगा करके पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।